हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के 22 पेज नंबर ऑनवर्ड्स। तो इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो अपलोड कर दिया है हमने। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं कमेंट बॉक्स में दोनों में उसको डाल दूँगी, आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा, उसमें था हमने वर्क के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन कैसे होता है वो हमने पढ़ा, ये तीनों। ठीक है, इनकी कंडीशंस पढ़ी एंड डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कैसे आया, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का क्या रिलेशन होता है ये पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी उसमें, तो आप जाके देखिए उस वीडियो को। ये जो पार्ट है, इस पार्ट का ये दो न्यूमेरिकल्स हैं पेज नंबर 22 में। ये 22 पेज नंबर है, यहाँ से स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल से समझेंगे हम। कैलकुलेट वर्क डन या वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये 10 मीटर की हाइट है। ठीक है, सपोज़ ये कोई पिलर है। अभी आपके सॉरी 10 मीटर है, ये 20 नहीं है, 10 मीटर की हाइट है और ये 20 kg का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये 20 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्क डन पूछ रहा है, W पूछ रहा है हमसे ये। तो सबसे पहले इस पर फोकस करना है, क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है वैल्यूज़, वो हमको गिवन वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। तो W पूछ रहा है, तो W के लिए हमको क्या चाहिए, गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो है हमारे पास हाइट है और मास है। फॉर्मूला हमको मालूम है, W इज इक्वल टू एफ एस। अब यहाँ पे जो F है, ठीक है, F है हमारा, F के अंदर मीन्स F का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं हो रही है बॉडी, कैसा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, G का वैल्यू है। तो यहाँ पे ma, F इज इक्वल टू ma की जगह हम लेंगे F इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो या आप 10 भी ले सकते हो। तो 9.8 ही इसकी प्रिसाइज वैल्यू है, तो यही लेंगे बस। अब एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जब हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे इसमें फोर्स, तो क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे यहाँ से उठा के मास को ऐसे रख रहे हो और जो डायरेक्शन ऑफ जी है वो है डाउनवर्ड, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी, और आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो तो ये नेगेटिव जी होगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। तो बाकी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ऐसे इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, ये आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि जो ये मास का जी है, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो ये पिलर है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे रख दिया। अब जो ये मास है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg इधर है एंड दिस इज़ द नॉर्मल। ठीक, तो ये इसका mg है और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका इस डायरेक्शन में। तो f और जो s है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए भी अगर इसमें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आता है तो इसलिए भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ये है, यहाँ पे एंगल चेंज कर रहे हैं प्रवीण। यहाँ पे प्रवीण हैज़ अप्लाइड अ फोर्स है 100 न्यूटन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंगल कितने एंगल पे है ये, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। यहाँ से कुछ ये इसको पुल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस की 60 डिग्री पे जो अप्लाइड फोर्स है वो यहाँ पे है, मतलब ये 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे है। द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है और कितना वर्क डन हो रहा है इसमें, 400 जूल वर्क डन हो रहा है। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये फार्मूला है यहाँ पे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये गिवन होगा आपका कॉस ऑफ 60, अगर नहीं याद है आपको तो पहले याद कर लीजिए कुछ वैल्यूज़। तो कॉस ऑफ 60 जो है हमारा गिवन होगा कि हाफ होता है, बस वैल्यूज़ पुट करके सिंपल इसको कैलकुलेट करना है। तो कितना डिस्प्लेस हुआ, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा एनर्जी, वाई डज इट हैपन। यहाँ पे कुछ आपके इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, तो ये क्यों होता है ये सब पूछ रहा है। तो फर्स्ट है आपका, इफ़ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क, द प्लांट लैंग्विशेज मतलब वो सूख जाता है। तो एक प्लांट है, आप उसको डार्क में रखेंगे तो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा प्रॉपर, उसको फूड नहीं वो बना पा रहा है और उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और टीवी बियॉन्ड अ लिमिट, दी वेसल्स इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ये हमारा अगर टीवी है और इससे, या स्पीकर है, चलो ये स्पीकर है हमारा, और इससे ऐसे साउंड वेव्स निकल रही हैं और यहाँ पे हमने कुछ, ये विंडो है हमारा और हमने एकदम क्लोज इसको बंद किया हुआ है, तो ये थोड़ी ये वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि साउंड एनर्जी, दिस इज साउंड एनर्जी, ये एनर्जी क्या कर रही है, इसको अफेक्ट कर रही है। कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड बर्न द पेपर। अब हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और यहाँ पे
ये सन है, सनलाइट को क्या करता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है एक पॉइंट पे, तो सारी सोलर एनर्जी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज हैं सारी। तो हमको क्या इससे पता चल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? कि एक बॉडी कैसे वर्क को परफॉर्म करती है, दैट इज एनर्जी। यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी सेम होता है, ये याद रखेंगे। एसआई यूनिट में इसकी यूनिट जूल होती है और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट अर्ग होती है। तो ये भी याद रखना है। यू हैव लर्न द एनर्जी एग्जिस्टेड इन वेरियस फॉर्म, लाइक बहुत सारी फॉर्म्स एनर्जी की ये सब पढ़ी है हमने, मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर। तो इस चैप्टर में हम एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए हम ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टम्प। ये क्रिकेट बॉल है, ये आ रही है इधर और ये स्टम्प को स्ट्राइक किया इसने, तो क्या होगा, स्टम्प दे विल फॉल आउट, गिर जाएंगे। मतलब ये एनर्जी है इसके अंदर। कैसी एनर्जी है? मोशन जो प्रोवाइड कर रहा है इसको एनर्जी, और ये अपना इम्पैक्ट भी दिखाएगी क्योंकि ये नीचे गिर जाएंगे। द स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड। सेम वे स्ट्राइकर होता है और वो आपके कैरम बोर्ड में अगर ये हिट कर रहा है कॉइन को तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। वन मार्बल स्ट्राइक, सेम है ये। तो ये सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं इनसे क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा? फ्रॉम द एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स। तो एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, ये मूव कर रहा है और यहाँ पे ये इसको हिट कर रहा है विच इज़ इन द रेस्ट पोजीशन, तो ये भी फिर मोशन में आ जाता है। तो ये भी मोशन में आ जाएगा, मतलब ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। इट कैन बी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और ये हमारा आपका थोड़ी सी एनर्जी भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली जितनी एनर्जी ये इससे लेगा, जितनी एनर्जी लेगा ये इससे, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी मोशन या वेलोसिटी होगी। Thus a moving object has some energy, part or all of which is shared with the stationary object, thereby setting it in motion. The energy which an object has because of its motion, तो ये तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। The work done by force to displace a stationary object through the distance is the kinetic energy gained by the object. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना वर्क डन कर रहा है, जो इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया जब इसको हमने हिट किया, तो कितना वर्क डन फोर्स के मींस फोर्स कर रहा है इसमें टू डिस्प्लेस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अपनी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे डिस्प्लेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ठीक है, कितना कर रहा है, तो वो वर्क डन होता है बाय द फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? दिस इज द स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, W, और W इज इक्वल टू FS, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हमको ड्राइव कैसे करना है। तो ये इसका डेरिवेशन है, एक मिनट इसको The expression for kinetic energy, suppose a stationary object of mass m moves because of applied force, let u be its initial velocity. अब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो स्टेशनरी है, अगर तो स्टेशनरी है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। लेट द अप्लाइड फोर्स, अब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है F। दिस जनरेट एन एक्सेलरेशन, ये क्या करेगा? इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। एक्सेलरेशन A आफ्टर टाइम T। अब आफ्टर टाइम T मतलब ये टाइम T के बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स, ये यहाँ पे पहुँच गया अभी इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? V हो गई है, कुछ हो गई है इसकी वेलोसिटी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा S है, ठीक। तो वर्क डन जो होगा इस पूरी प्रोसेस में वो W इज इक्वल टू FS होगा। और कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं देखो, इसमें एक्सेलरेशन है, टाइम है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स अप्लाइड है। तो ये जो रिलेशन है हमारा काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है FS होता है, तो इसके लिए हम जो डेरिवेशन है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो दो एक्सप्रेशन तो हमारे पास हैं, W इज इक्वल टू FS। अब हमको यहाँ पे जो लिखना है वो ये एक्सप्रेशन लिखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है।
मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब हम यहाँ से, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए, एस के टर्म में चाहिए, तो हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स ये जो है हमारा ये सेकंड आपके लॉ से आया है, फर्स्ट और थर्ड लॉज पता होंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ है हमारा। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ बताता है कि इफ़ बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest, or if the body is at in the motion it will remain in the motion until external force applied। ये फर्स्ट लॉ है। फिर सेकंड हमारा ये होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है फोर्स, और थर्ड होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन लॉज हैं इसके। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने ये एक्सप्रेशन लिखना है, फिर हमने न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमारी यू है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ये जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिल गया। फिर क्या करेंगे? अब ये नाउ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको ये एक्सप्रेशन लिखना है फिर से यहाँ पे, बिकॉज W इज इक्वल टू एफ एस। तो S का जो एक्सप्रेशन है वो तो हाफ ए टी स्क्वायर है, और F क्या है? F है हमारा एम ए, ऐसे हमारा ये यहाँ पे ये, ठीक। तो W इज इक्वल टू ये एफ एस, F है एम ए, S है हाफ ए टी स्क्वायर। इसका A हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? ए टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब फिर फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी मतलब जीरो है, तो V इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी, मतलब V इज इक्वल टू ए टी। तो V इज इक्वल टू ए टी, हमको ए टी नहीं, हमको तो ए टी स्क्वायर चाहिए, तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा मिल गया, ये वाला। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, वर्क डन व्हेन वी विल अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर ये ऐसे ड्राइव हो गया। इसका जो डेरिवेशन है, इसमें कितने कितने स्टेप्स हमको यूज़ करने हैं, तो आप ध्यान रखना, इसको इस तरीके से इसको ड्राइव करना है। एक बार आप, मैं रफ में स्टेप्स बता देती हूँ, तो एक सेकेंड। देखो लर्न करने का है, इसको ऐसे लर्न करना है। स्टार्ट हमको कहाँ से करना है? स्टार्ट तो हमको यहीं से करना है ना, कि W इज इक्वल टू एफ एस, स्टार्ट तो यहीं से करना है। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड लॉ न्यूटन का, F इज इक्वल टू एम ए। फिर आप लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन न्यूटन की, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि U क्योंकि ज़ीरो है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया एक। फिर हम क्या करेंगे? अब इक्वेशन बना लो, इसको बना देते हैं इक्वेशन, इसको बना देते हैं इक्वेशन 2। तो 1 और 2 हम W इज इक्वल टू एफ एस में सब्सिट्यूट इक्वेशन 1, वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 1 और 2, तो दोनों की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एम ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ ए टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसमें, सॉरी एक मिनट है, डॉट है ये, एक मिनट, इनटू, फिर क्या लिख सकते हैं इसको? ए इधर चला जाएगा, तो कि हम क्या लिख सकते हैं इसको? हाफ एम ए टी स्क्वायर। तो सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ एंड सेकंड इक्वेशन से, अब इसके बाद फर्स्ट आएगा, मतलब पहले सेकंड आना है, उसके बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये हो जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अगेन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू ए टी। नाउ V इज इक्वल टू ए टी, तो ये तो ए टी स्क्वायर है हमारे पास, तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 बना लो, इसको इक्वेशन 3 बना लो। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ
mv², यही हमको प्रूव करना है। तो इसको सिंपल लर्न इसको इस तरीके से करना है। फिर एग्जांपल दिया यहाँ पे एक छोटा सा, इसको समझेंगे। स्टोन हैविंग अ मास, ये मास दिया है स्टोन का, मास है ग्राम में, ठीक है। ऐसा यूनिट में केजी होता है, तो हमको उसको केजी में कन्वर्ट करना है। 0 kg फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको। इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी, v भी दिया हुआ है हमको, तो v इज ऑल्सो गिवन 2 मीटर। तो अब आप आराम से कर सकते हो, वैल्यूज पुट करनी है इसमें। इफ द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, अब इसको देखते हैं थोड़ा। देखो, मास ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल्ड, हाउ मैनी टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी ½ mv²। तो ये तो हमारा इनिशियल है ऑब्जेक्ट का। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसकी मास को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। 2m कर दिया हमने v²। तो इनिशियल जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी उससे कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। मास को हम डबल कर रहे हैं, हाउ मैनी टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो k डैश हो जाएगा 2 को इधर ले आते हैं, ½ mv²। मतलब आपको करना ऐसे है, थ्योरेटिकली तो वैसे हो जाएगा आराम से। तो k डैश कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ द k। ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है। फिर है नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एन एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो। अब ये बो है, इसको स्ट्रेच किया हमने, ऐसे स्ट्रेच किया यहाँ इसको, ये ऐसे स्ट्रेच होगा, इसमें ऐसे आएगा स्ट्रेच होके। तो जब स्ट्रेच कर रहे हैं हम किसी भी इलास्टिक को, ये इलास्टिक है सपोज, इसको हमने स्ट्रेच किया, इधर भी खींच रहे हैं और इसको इस तरफ खींच रहे हैं। तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये कुछ एक्शन दिखाता है ना, तो वो जो एक्शन होता है वो होता है इसमें स्टोर्ड एनर्जी। तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर केप्ट एट हाइट फ्लोज थ्रू द पाइप। अब ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे वाटर रखा है हमको, बस अगर पाइप हम ऐसे लगा देते हैं तो वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डाउनवर्ड ऐसे इतने हाइट से कैसे फ्लो हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द पोजीशन। तो ये पोजीशन है इसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अब एक स्प्रिंग है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ से भी कंप्रेस किया, यहाँ से भी कंप्रेस किया, अब उसको हम रिलीज़ करते हैं। तो रिलीज़ करेंगे तो वो ऐसे दोनों डायरेक्शन में जाएगी। तो ये भी इसकी क्या है, ये स्प्रिंग एनर्जी है। तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये है ये। द एनर्जी कैसे स्टोर कर रहे हैं हम, इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट। कुछ स्पेसिफिक स्टेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इसमें हम इलास्टिक को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ पोजिशन। तो यहाँ पे हम वाटर को एक पर्टिकुलर पोजिशन पे रख रहे हैं, मतलब ऊपर रख रहे हैं इसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, the energy is stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्होंने। हाउ होल्ड अ चॉक एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है हाइट, सपोज दिस इज द 5 सेंटीमीटर हाइट, और उसको रिलीज कर देना है, ठीक है। इसको हमने रिलीज कर देना है नीचे, यहाँ से चॉक को ऐसे गिरा देना है, ये चॉक गिर गई इधर। नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट एंड देन रिलीज दी चॉक। अब आप खड़े हो जाओ, तो आपका जो हाइट है वो तो 5 सेंटीमीटर से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सेंटीमीटर्स में। तो आप एक हाइट चेंज करके, मतलब आप ग्रेटर हाइट से चॉक को गिरा रहे हो, ये ग्रेटर हाइट से हमने चॉक को गिराया। इज देयर अ डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑफ द टू एक्टिविटीज़? येस, बहुत डिफरेंस है। अगर आप 5 सेंटीमीटर से चॉक को गिराते हो तो इसमें लेस इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है वो क्रैक ना हो। अगर हम किसी ग्रेटर हाइट से अगर इसको गिराएंगे तो इट विल फील मोर इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब इट विल ब्रेक डाउन। तो जो लेस हाइट है, मतलब इसमें दोनों केसेस में क्या है, एच का, दोनों केसेस में क्या है, हाइट का मीन्स हाइट का सिग्निफिकेंस है। तो बिकॉज ऑफ हाइट इसमें लेस इफेक्ट फील कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हाइट मोर इफेक्ट फील कर रहा है। तो मतलब कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो इसमें हाइट का टर्म आना चाहिए, तो वो पढ़ेंगे हम आगे एक्सप्रेशन में, ये है। तो यहाँ पे है आपका टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑब्जेक्ट है टू अ हाइट ऑफ h। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे
ये h हाइट है पोल की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है m मास का, हम इसको यहाँ से और यहाँ ले जा रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं हम इसको, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी -g। तो इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं ऊपर, या ये फॉल भी हो सकता है नीचे, नीचे भी हम इसको गिरा सकते हैं। अबव द अर्थ सरफेस अ फोर्स इक्वल टू mg हैज़ टू बी यूज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो भी, ये अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका mg मास है, इसी मास के इक्वल फोर्स हमको ऊपर इसको यहाँ तक ले जाने में लगेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। अब इस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जो फोर्स है, ठीक है, चलो सपोज ये फॉल हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव ही रहने देते हैं। तो फॉल हो रहा है तो एफ जो होगा वो फोर्स कौन सा एक्सपीरियंस करेगा? mg। एक्सेलरेशन कैसा है? ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम g लेंगे, a नहीं लेंगे यहाँ पे। और s डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम s लेते हैं, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम h लेते हैं, तो हमने h ले लिया, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू mgh। तो एक नया एक्सप्रेशन मिला हमको विच इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बस इतना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h कॉजेज एनर्जी इक्वल टू mgh। हम जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, हाइट में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तब g आ जाता है बीच में, ठीक है, तो जो फैक्टर आएगा वो g आएगा हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h कॉजेज एनर्जी इक्वल टू mgh टू बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। अब ये हमने यहाँ से इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया, अभी हम प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, बस ये सोचो कि यहाँ से इसको उठाया और इसको एक पर्टिकुलर हाइट में रखा यहाँ पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट इसमें कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो वो एनर्जी कैसे शो होगी? जब हम इस स्टोन को या इस बॉल को पुश करेंगे तो इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, और अगर ग्राउंड में कोई आपने ग्लास या कुछ रखा है तो उस पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। उसका इम्पैक्ट कैसे शो होगा? वो इसको क्रैक करेगा, मतलब इसके अंदर एनर्जी है तभी तो उसको क्रैक कर रहा है, तो वो इसको क्रैक करता है, ठीक है। यही एक्टिविटी इन्होंने हाइट के डिफरेंस की यहाँ पे भी दी हुई है कि अजय अतुल हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास m kept on a table as shown in the figure. What answer will they get? Will they be different? What do you conclude from this? Potential energy is, क्या इससे कंक्लूजन निकलेगा हमारा? तो यस, अतुल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी और अजय के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये रिलेटिव होती है। बॉल तो अर्थ के सरफेस से तो इसकी हाइट यहीं पे है, ठीक है, लेकिन इससे हमारा और इससे, दोनों बॉयज से इसकी हाइट में डिफरेंस है। अतुल के लिए जो डिफरेंस है हमारा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और अजय के लिए जो डिफरेंस होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, द हाइट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू अजय एंड अतुल आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू देम विल डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों केसेस में। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 25 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको देखते हैं। इसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको चेक करनी है। जैसे ये है अ स्ट्रेच्ड पीस ऑफ रबर, ठीक है, इलास्टिक एनर्जी। फास्ट मूविंग कार, काइनेटिक एनर्जी। द विस्लिंग ऑफ कुकर ड्यू टू स्टीम, तो यहाँ पे जो स्टीम है प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो यहाँ पे, ठीक है, तो हीट एनर्जी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। द क्रैकर्स एक्सप्लोडेड इन दिवाली, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्रैकर्स के अंदर है काइनेटिक, वो केमिकल एनर्जी, और ये क्रैक हो रहे हैं तो ये दे रहे हैं लाइट, हीट एनर्जी। अ फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है हमारा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इस केस में। ड्राइंग आउट पीस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेटिक एनर्जी। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास विंडो पैन बिकॉज ऑफ loud noise, sound energy. So now we can see that energy can be transformed from one form to another form. तो ये इसी से रिलेट होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं हम, फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं कुछ, उनको समझेंगे। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्लोडिंग, ये हमने पढ़ा, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड भी क्रिएट करता है तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। मीन्स एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मोर देन वन और मोर देन वन टाइप्स में हो सकता है, तो ये हो सकता है इसमें।
तो अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखते हैं तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हीटर में, वो हमको हीट एनर्जी देता है। अगेन हीट एनर्जी थर्मोकपल होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेम वे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं इंजन या फ़ैन में, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं हम, एक्सेल को घुमाते हैं हम जनरेटर्स में, वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। सेम विद दिस लाइट एनर्जी सोलर सेल्स और जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। सेम वे हम देखते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है प्राइमरी सेल्स की, तो केमिकल एनर्जी प्राइमरी सेल्स की क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। और जो चार्जेबल सेल्स होते हैं उनमें फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से हम उनको स्विच पे लगाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से हम उनको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो ये ऐसे साइकिल चलता है इसका। फिर आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्विच इस पर ऑन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। माइक्रोफोन की हम बात करते हैं तो देखो माइक्रोफोन में थोड़ा सा डिफरेंट है। माइक्रोफोन में दिस इज़ द माइक्रोफोन, ठीक है, यहाँ पे हम इधर से साउंड एनर्जी दे रहे हैं, ये साउंड एनर्जी है, ठीक है। साउंड एनर्जी दिया, जो माइक्रोफोन के अंदर कॉयल है इसके अंदर मैग्नेट भी है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इनको कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है साउंड को। इसको ही हम फर्दर एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपको ऐसे बल्ब ग्लो करने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे रही है वो, लेकिन वो इम्पल्सेस दे रही है विच इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये है। फिर इसके बाद क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है तो इसी के साथ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ते हैं। ये है 25 पेज नंबर, तो 25 पेज नंबर ही तक लेने वाले हम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमने पढ़ा कि सारी एनर्जीज ऑल आर इंटर कन्वर्टिबल, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये 1 मार्क का ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है ये, तो इसको देखेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या किया है कि एक थ्रेड लिया है ऐसे, और इससे टाई करके हमने 2 इक्वल डिस्टेंस के यहाँ पे थ्रेड लिए और यहाँ पे हमने सेम मास का ऑब्जेक्ट इस पे पुट किया, नट यहाँ पे पुट किया इन्होंने। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक भी इसको थ्रेड को मोशन प्रोवाइड करते हैं, सपोज इसको हमने कुछ मोशन प्रोवाइड किया और ये मूव होने लग गया इधर उधर, मतलब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हमने कुछ नहीं किया, ये वाला जो है दिस इज़ एट द रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पे है अभी, इसको हमने मोशन प्रोवाइड किया, तो जो इसकी एनर्जी है वो इसमें पास होने लगेगी थ्रू दिस। और अगर बहुत तेज आप कर रहे हो तो थ्रू दी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यहाँ पे जो एयर के प्रेशर्स हैं उसके थ्रू भी ये एनर्जी ऐसे पास होगी इसमें। तो स्लोली स्लोली जो इसका मोशन है, अगर इसका मोशन इतना है तो स्लोली स्लोली ये रिड्यूस हो जाएगा और इसका मोशन क्रिएट करेगा। तो जैसे जैसे इसके पास मोशन जाता जाएगा इसका, वैसे वैसे ये थोड़ा सा स्लो होता जाएगा मोशन में, मतलब इक्वल हो जाएंगे दोनों के मोशन। तो इक्विलिब्रियम, ये पूरा एक सिस्टम है, ये एक इक्विलिब्रियम फील करेगा। पढ़ लेते हैं इसमें। टाई द टू पेंडुलम और टू दिस हॉरिजॉन्टल थ्रेड इन सच अ वे दैट दे विल नॉट हिट ईच अदर व्हाइल स्विंग। Now swing one of the pendulums and observe what do you see. You will see that the speed of oscillation of the pendulum slowly decreases. देखो slowly ये decrease क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है अभी। The second pendulum which was initially stationary begins to swing. ये भी swing करने लगेगा। Thus one pendulum transfers. इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको एकदम ऐसे एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम में ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है। सपोज इसके पास 4 जूल एनर्जी थी और इसके पास 0 थी, तो अभी इसके पास दोनों के पास 2 जूल एनर्जी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 25 तक हमने किया आज। 26 पेज नंबर मतलब फ्री फॉल ऑनवर्ड्स, ये कमिंग जो वीडियो है उसमें मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए, अगर हेल्पफुल लगता है आपको ये वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए ये। थैंक यू सो मच।